नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और रोज की तरह सबसे पहले शुरुआत ये बताने से कि आज कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अगर विपक्ष 100% आरक्षण भी देगा, और ऐसी स्थितियां बन रही है कि लग रहा है वो दिन भी दूर नहीं है कि लोग 100% आरक्षण पर भी चले जाए, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हरा पाएगा, आज इसके बारे में बात हो। पीएम मोदी का वो काम जो सारी जातियां खत्म कर रहा है, आज उस काम के बारे में बताऊंगा। अयोध्या में सीएम योगी की वो मीटिंग जो यूपी में राम राज्य ले आएगी। अयोध्या में योगी ने आज वो कर दिया जो कोई मुख्यमंत्री न कर सका। चौतरफा गिरे केजरीवाल ने बचने का क्या प्लान बनाया है। दिल्ली में नकली बारिश की असली कहानी बताने वाला चैप्टर भी लेकर आया हूं। इसके अलावा हिस्ट्री का चैप्टर होगा। 80% हिंदुओं वाला राज्य पाकिस्तान में होता अगर पटेल ना होते, आज उसका इतिहास आपको बताऊंगा। सरदार पटेल का वो काम जिसने लाखों हिंदुओं को बचा लिया, आज उसका चैप्टर है। और फिर आपको दुनिया का पहला लकड़ी का शहर दिखाऊंगा जिसे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। न ईंट न सीमेंट, वो शहर जहां सब कुछ लकड़ी का होगा, आज उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, अकबर की फौज को खदेड़ने वाली चांद बीबी का किस्सा आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा दिन भर की खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दे दी। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यह चलेगा। 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो सकती है। वो कैश फॉर क्वेरी मामला जो नहीं चल रहा था, कैश पैसे लेके सवाल पूछने वाला, उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो हैं, उनकी मुश्किलें अब कहा जा रहा कि बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म करने की सिफारिश कर दी और एथिक्स कमेटी में इसको लेकर वोटिंग भी हुई। 6 सदस्यों ने महुआ को सांसद पद से हटाने का समर्थन कर दिया कि ना हटाइए इनको। 4 ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सदस्यता महुआ मोइत्रा की जाएगी या नहीं, इसका आखिरी फैसला जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला, उनको लेना है। बीएसपी सांसद दानिश अली पर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि एथिक्स कमेटी के ये जो चेयरमैन है दानिश अली, उनकी अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप लग रहा है। एलवीश यादव पर जो इस शहर के सांप के जहर वाला जो उसमें नाम आने के बाद सिंगर फाजिल पुरिया ने सफाई दी। सिंगर फाजिल पुरिया ने कहा कि भाई मेरा कोई स्नेक विवाद से, स्नेक पार्टी के विवाद से लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच कीजिए, हम पूरे सहयोग करेंगे, जो सहयोग चाहिए वो देंगे। कतर में जो 8 भारतीयों को फांसी की सजा हुई है, उस मामले में केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। मोदी सरकार ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इसी के साथ कतर में सजा पाए 8 लोगों से बात करने के लिए काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार का कहना है कि 8 भारतीयों की पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। वर्ल्ड कप में क्या इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा या नहीं, यह सस्पेंस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसके ना होने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग पक्का हो गया है। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में है। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर हो गई। इजरायल ने उत्तरी गाजा की सुरंगों में हमास के कई कमांडर्स को घेर लिया है। इजरायल की सेना ने सुरंगों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कंट्रोल कर लिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब यह जंग अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई। इसी बीच उत्तरी गाजा से पिछले 3-4 दिनों में करीब 20,000 लोग पलायन कर चुके हैं। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि गाजा पर कब्जे के बाद कुछ दिनों तक इजरायल की सेना वहां रह सकती है। हालांकि गाजा पर परमानेंट कब्जे का इजरायल का कोई इरादा नहीं। इजरायल ने जो ये कदम उठाया, क्या उससे ये युद्ध खत्म होगा, अभी तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब वक्त हो गया है दिन भर के रिवीजन के बाद हमारे पहले चैप्टर का। और इस पहली क्लास में मोदी को हराने के लिए विपक्ष क्या 100% आरक्षण दे देगा, और अगर 100% आरक्षण दे भी देगा तो क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा। पीएम मोदी का वो काम जो सारी जातियां खत्म कर रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले। और अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी की वो मीटिंग जो यूपी में राम राज्य ले आएगी, क्या योगी ने ऐसा क्या किया आज अयोध्या में जो कोई मुख्यमंत्री ना कर सका, सबसे पहले इसका चैप्टर।
इस वक्त देश की जनता राजनीति के दो मॉडल देख रही है। एक मॉडल नरेंद्र मोदी का है, जो भव्य राम मंदिर अगर बनवा रहे हैं तो गरीबों के घर भी बनवा कर दे रहे हैं। राजनीति का एक दूसरा मॉडल है इंडी गठबंधन का। ये इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार हों, राहुल गांधी हों या दूसरे नेता हों, इनका मॉडल क्या है बॉस? कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो जाति और आरक्षण की बातों में अटके रहो। यानी एक मॉडल है जिसमें सदियों से लटके हुए काम पूरे हो रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का मॉडल है, और दूसरा मॉडल है जिसमें आरक्षण से आगे बढ़कर ये लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिला नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इनको लग रहा है कि 75%, 100%, कितना भी परसेंट आरक्षण दो, लेकिन मोदी को रोक। इन्हें लगता है कि आरक्षण से वोट मिल जाएगा, और आरक्षण देने में ही नरेंद्र मोदी की राजनीति की काट है। इसलिए वो कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी जातिगत जनगणना के नाम पर आरक्षण बढ़ा देते हैं, जैसे बिहार में आज हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा दिया। इसी तरह राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने, चूंकि वो नाराज हो गए, भमक गए कांग्रेस पार्टी से, तो कह दिए थे ये सब वोट के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं। तो बिहार में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। हर जगह कांग्रेस पार्टी यही वादा कर रही है कि सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन ये वही पुराना मॉडल है पॉलिटिक्स का, जिसमें देश को जाति और आरक्षण के नाम पर उलझाए रखा जाता है। कभी यह नहीं पूछा जाता कि आखिर गरीबों को जो ये आरक्षण दिया उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भी रिपोर्ट जारी की, यह बताया कि जिनको आरक्षण दिया उनकी आज भी ये हालत क्यों है कि उनको और आरक्षण देना पड़ रहा है। नहीं दिया, नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन अपनी पुरानी सोच से ये लोग नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इनको लगता है आरक्षण देंगे बस भर भर के वोट ले लेंगे। जबकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी कैसे इस आरक्षण वाली सोच, आरक्षण दीजिए ना भाई, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, लेकिन उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जिस भक्ति भाव से अगर भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसी भक्ति भाव से उतनी लगन से गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी रामलला को उनके घर तक, असल घर तक पहुंचा रहे हैं, तो गरीब को भी उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, पक्के घर तक। चाहते तो नरेंद्र मोदी भी वही शॉर्टकट अपना लेते, जो शॉर्टकट इंडी गठबंधन के नेता ले रहे हैं कि जातिगत राजनीति करो, आरक्षण की बात करो, आरक्षण दे दो, 75 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, 100 कर दो भाई, 100% आरक्षण कर दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 9 साल में वो काम किया जिसमें कुछ जातियों का फायदा नहीं, बल्कि गरीब को सहारा मिला। क्योंकि सच ये है कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीब की ही है। और इसलिए मैंने आपसे कहा शुरू में कि नरेंद्र मोदी जातियां खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जाति को सीधा एक जाति मान रहे हैं कि गरीब। गरीब की जाति गरीबी ही है बॉस। जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था, आज उनके पास खाने को है। जिनके पास अपनी छत नहीं थी, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने घर दिया। सुनिश्चित किया कि किसी गरीब को भूखे पेट सोना ना पड़े, चाहे उसकी जाति कुछ हो। सुनिश्चित किया कि गरीब को छत मिले, चाहे उसकी जाति कुछ भी। और आज पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर के साथ साथ गरीबों को लेकर क्या बात कही, राजनीति की बड़ी बात और नई सोच को यह बात दिखाती है। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आगे आपको फैक्ट्स बताते हैं। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर। कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं, तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। नरेंद्र मोदी समझा रहे थे कि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर नहीं है, वो एक साथ कई काम कर रहे हैं।
जैसे अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो गरीबों के लिए करोड़ों घर बन रहे हैं। जैसे नया संसद भवन बना है तो गांवों में हजारों पंचायती भवन भी बन रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है, वैसे गरीबों के लिए चमचमाते शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। जैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोगुना खर्च हो रहा है, वैसे ही गरीबों के लिए मुफ्त राशन का भी इंतजाम किया गया है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं, वैसे ही किसानों के खाते में पैसे भेजकर उनको आर्थिक सुरक्षा भी दी जा रही है। जैसे देश में हाईटेक चिप के निर्माण पर खर्च हो रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी की मदद से गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। बॉस, देश ऐसे ही तो चलेगा ना कि आप एक तरफ देश को अगर चमका रहे हैं, शहरों को चमका रहे हैं, तो गरीब को छोड़ थोड़ी देंगे। गरीब को भी चमकाएंगे, उसकी जिंदगी को भी चमकाएंगे। ये हम नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं, तो आज बता रहे हैं कि भाई हम सब कुछ जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, जो लोग कहते हैं कि मोदी तो अडानी के लिए काम करते हैं, जो लोग कहते हैं मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं, 9 साल में गरीबों के लिए क्या हुआ उनको दिखता नहीं है बॉस। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पॉलिटिक्स के बीच में जब देश को भूल जाते हैं, गरीब के लिए क्या क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, अगर उसके बारे में आपको बताऊं। घर दिए 4 करोड़, यह आपको मोदी सरकार का बता रहा हूं। मोदी सरकार ने बीते 9 साल में क्या दिया है। घर दिए 4 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को। शौचालय दिया कितने लोगों को? 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। 11 करोड़ शौचालय। अरे बॉस, जिसके घर में 4-4 लाख का कमोड लगा हो शीश महल में, वैसे लोगों की पॉलिटिक्स में ये गरीब का शौचालय नहीं आता। उनको नहीं समझ में आएगा कि गरीब को क्या दिक्कत आता है, गरीब की महिलाओं को क्या दिक्कत आती है जब उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। ये 11 करोड़ लोगों से जाके पूछिए उनके लिए शौचालय कितनी बड़ी चीज है। उनके घर में हो सकता है लगा होगा 200, 500, 1000 रुपए का कमोड, लेकिन उनकी तकलीफ जो है ना, वो किसी ने समझी है, उनके लिए बड़ी बात है। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर 10 करोड़ 35 लाख सिलेंडर बांटे गए, कनेक्शन दिए गए, और इसमें कोई जाति नहीं देखी गई कि अच्छा फलाने जाति का वोट पड़ता है तो उसको दे देते हैं। मुफ्त राशन, मुफ्त राशन जो है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, और वो भी 5 साल और दिया जाएगा। 5 साल। इसमें भी कोई जाति नहीं देखी गई कि तुम्हारी जाति फलाना है तो मिलेगा राशन। गरीब अगर तुम्हारी जाति है तो तुमको मिलेगा। नल से जल, नल से जल 12 करोड़ से ज्यादा घर, वहां पर नल से जल पहुंचा। बहुत आजादी के बाद इतने साल लोगों को जल के लिए, नल से पानी आ जाए इसके लिए इंतजार करना पड़े, हैंडपंप ना चलाना पड़े, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अरे कोई काम ही नहीं हुआ है इस देश में। अरे नरेंद्र मोदी को मत क्रेडिट दो, लेकिन देश में कुछ अच्छा हो रहा है ये तो मान लो। 300 योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको आप डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 300 योजनाओं में हो रहा है। और कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है? 29 लाख करोड़। इतना पैसा लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट गया है। जो किसी जमाने में बिचौलिए खा जाया करते थे, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है, गरीबों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम, 70 लाख कर्ज बांटे गए, और 3 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं इसके। इतना करने की क्या जरूरत थी? बहुत सिंपल था, आरक्षण दे देते। उसके बाद उसको मिला नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है? जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने करके छोड़ दिया। खुद ही बता रहे हैं कि इतने लोग गरीब हैं, और फिर कह रहे हैं हम और आरक्षण देंगे। अरे पिछलका का क्या हुआ वो तो बताइए। नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, गरीब कल्याण में लगे हैं। वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत लोगों को देश में बनी चीजें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी वजह से हर साल दिवाली पर चीन को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस दिवाली पर चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। 1 लाख करोड़ बॉस। जब आपके हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी, चीन को के तरफ देखेंगी भी नहीं पलटकर। 1 लाख करोड़ का उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, मतलब जो अपना बन रहा है उसको खरीदने के लिए जोर दिया, और वो मुहिम इतनी बढ़ गई कि अब चीन का सामान कम होने लगा है खरीदारी। एक वक्त
कि भारत में दिवाली पर चीन के बिजनेस का बोलबाला होता था। अब लोग दिवाली से जुड़ी खरीदारी में लोकल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी काफी सुधार हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल धनतेरस पर 50,000 करोड़ का बिजनेस होने का अनुमान, सिर्फ अकेले धनतेरस पर। अब बताइए, आरक्षण देने से खाली यही काम होगा क्या? लेकिन अगर गरीब के हाथ में पैसा दीजिएगा, अपना रोजगार शुरू करो, काम करो, तो आप चीन को भी निपटाइएगा और गरीब को भी आगे बढ़ाइए। गरीब के लिए काम हो या फिर सनातन के लिए काम हो, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी ये साबित करके दिखा रहे हैं, सनातन के लिए काम भी होगा तो साथ साथ गरीबों का विकास भी होगा। ये दोनों बातें नरेंद्र मोदी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यही सोच यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर चल रहे हैं। अयोध्या में पहली बार आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। वो अयोध्या जहां से राम राज्य की परिकल्पना निकली थी, उसी अयोध्या में आज पूरी उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद थी। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट की बैठक ही अयोध्या में आयोजित कर दी। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी के साथ यूपी के सभी मंत्री यहां मौजूद थे। सीएम योगी ने रामलला की आरती की, उसके बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अगले साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या से सनातन का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और इसी अयोध्या से विकास की नई इबारत भी लिखी जाएगी। यानी डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात भी होगी, लेकिन डंके की चोट पर देश का विकास भी होगा। यानी अयोध्या को ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें आधुनिकता के साथ भारत का सांस्कृतिक वैभव भी दिखाई देगा। और यही नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जिसे सीएम योगी भी जमीन पर उतार रहे हैं। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए जो अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुए उनमें श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का प्रस्ताव पास हो गया। अयोध्या में 25 एकड़ में मंदिर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। रामायण और वेद पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का प्रस्ताव, उसे मंजूरी मिल गई। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी मिली। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव मंजूर हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो फैसले लिए गए हैं उनसे अयोध्या का विकास कैसे होगा। सुनिए एक बार सीएम योगी। पहले से 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, उसे जमीन पर उतार भी रहे हैं और उसके बाद अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आप देखिए कैसे अयोध्या जगमगा रही है। श्री राम की नगरी फिर से जगमगाने लगेगी और इसकी तैयारी भी हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में शानदार दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपावली से पहले ही अयोध्या को रोशन करने की तैयारी की जा रही है। दशहरे से लेकर दीपावली और उसके 15 दिन बाद देव दीपावली तक अयोध्या की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। लाखों दियों की रोशनी से अयोध्या चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिन्हें लाखों दियों की रोशनी दिखती है, उन्हें यह नहीं दिखता कि मिट्टी से बने ये दिए जब लाखों दिए बिकते हैं और इसकी देखा देखी देश भर में जब लोग दिया जलाने लगते हैं, तो कैसे मिट्टी के दिए बनाने वालों की दिवाली भी जगमग हो जाती है। दीपोत्सव से पहले आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर साउंड और लेजर शो का रिहर्सल भी हुआ। इस दौरान भव्य नजारा दिखा। राम की पैड़ी पूरी तरह से चकाचौंध भरी दिखी। इस बार अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर इन दियों को जब जलाया जाएगा तो वो नजारा अद्भुत ही होगा।
दीपोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं। अयोध्या में दीपोत्सव किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, ये तस्वीर आप यहां पर देखेंगे। बेहद खूबसूरत यहां पर ये तस्वीर है। घाटों पर आप देखिए, यहां पर दीप बिछा दिए गए हैं। ये छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, जो सिर्फ अयोध्या से नहीं, अयोध्या के बाहर के इलाकों से भी आए हैं और यहां पर श्रमदान कर रहे हैं। यहां पर दीप सजाने का काम किया जा रहा है। यहां पर वो सारी व्यवस्थाएं छात्र छात्राओं की तरफ से की जा रही है। सभी राम काज करने को आतुर यहां पर नजर आ रहे हैं। ये श्री राम घाट है। श्री राम घाट पर बहुत सारे कार्यक्रम आपने होते हुए देखे हैं और ये श्री राम घाट पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। हर जगह दीप यहां पर लगा दिए गए हैं और आप वहां देखिए, वो बड़ी स्क्रीन वहां पर है। वहां रामायण से जुड़े प्रसंग, अयोध्या से जुड़ा इतिहास, अयोध्या से जुड़ी संस्कृति यहां पर दर्शाई जाएगी और ये श्री राम घाट पर दीप प्रज्वलित होगा। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो राम मंदिर के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता हैं जो भयंकर गरीबी पर आरक्षण की चादर डालकर उसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने वही किया। बिहार विधानसभा में आज जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया। यानी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो गया। ईडब्ल्यूएस का 10% है ही, यानी कुल आरक्षण 75%। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। सभी पार्टियों ने एक सुर में इस विधेयक का समर्थन भी किया। बिहार में ओबीसी को पहले 12% आरक्षण मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है, उसे पहले 18% आरक्षण मिल रहा था, अब इसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। एससी के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% हुआ शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% का आरक्षण जो था उसे बढ़ाकर 2% किया गया। हालांकि अभी यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा 75% तो कर दिया, लेकिन क्या यह फैसला लागू हो पाएगा या कानूनी पचड़े में फंस जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% सीमित की थी। कई राज्यों में विशेष जाति को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट इसी आधार पर रद्द कर चुका है। मोटे तौर पर अभी देश में 49.5% आरक्षण मिल रहा है। इसमें 27% ओबीसी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%। इसके अलावा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। इस गणित के हिसाब से तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाती है। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन पेश के तहत ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी गई, यह फैसला गैर संवैधानिक है। मतलब सामान्य वर्ग के गरीबों को मिला तो गैर संवैधानिक बताने लगे लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही माना। हालांकि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। लेकिन सच यह भी है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसमें तमिलनाडु है, झारखंड है, कर्नाटक जैसे राज्य हैं। नीतीश सरकार ने अभी विधानसभा से तो बिल पास करवा लिया, लेकिन अभी बिल को राजभवन से भी मंजूरी मिलनी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने से जुड़े विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए लटके पड़े। यानी बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला तो हो गया, लेकिन इस फैसले को अभी सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में भी पास होना है। जो हो ना हो, जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें यह दिखाना है कि हमने ये कर दिया, तो वो कहेंगे हमने कर दिया। अब राज्यपाल ने रोक लिया, कोर्ट ने रोक लिया, उससे उनको क्या फर्क? भाई फर्क पड़ता तो वो ये भी बताते ना कि जिनको आरक्षण दिया उनमें से कितनों को फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो आरक्षण बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आरक्षण का फायदा मिलता तो आरक्षण घटाते ना बॉस। लेकिन लॉलीपॉप थमाते हैं ये लोग आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के फायदा पहुंचे इसके लिए कोई प्रयास नहीं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के सियासी स्टंट से बिहार का हाल बदल जाएगा? क्योंकि बिहार तो नीतीश कुमार की खुद की रिपोर्ट में खस्ता हाल है। बिहार में 10 में से 4 परिवार ऐसे हैं जो डेली के 200 रुपए भी नहीं कमा पाते। कौन बात का आरक्षण दिए हैं? कौन बात का दिए हैं बॉस? बिहार में 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े। बिहार में 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है। 100 में से 96 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है। बिहार में औसतन हर जाति में 1/4 लोग गरीब हैं। तो पिछला जो आरक्षण दिए उसके बाद तो यह हाल है। 75% करके यही हाल रहेगा, क्योंकि ईमानदारी नहीं है मदद करने की। फिर 100% कर दीजिएगा।
लेकिन चूंकि पब्लिक को ईमानदारी दिख नहीं रही आप लोगों में, इसलिए जो आदमी ईमानदारी से घर, शौचालय, राशन सब कुछ दे रहा है, फिर उसी की तरफ वोट चला जाता है। और ये सब देखकर भी इंडी गठबंधन और नीतीश कुमार जैसे नेता अलग ही दुनिया में। वो कभी विधानसभा में फैमिली प्लानिंग के नाम पर हल्की बातें करते हैं, तो कभी उसी पर माफी मांग लेते हैं, कभी किसी से उलझ जाते हैं। आज तो नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भिड़ गए। विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर बहस हो रही थी, उसी समय जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। मांझी ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना सही नहीं हुई, आंकड़े गलत होंगे तो सही लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचेगा। जीतन राम मांझी की इस बात से नीतीश कुमार भयंकर नाराज है। नीतीश कुमार ने कहा कि मांझी को कोई आइडिया ही नहीं। नीतीश कुमार यह भी बोले कि उनकी गलती से जीतन राम मांझी सीएम बन गए। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ, फिर आगे की बात बताता हूं। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। तो जो नीतीश कुमार कभी बहुत छाती ठोक कर कहते थे कि हमने ही जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, आज वो कह रहे हैं कि इनको हमने गलती से सीएम बना दिया। एक और यू टर्न नीतीश कुमार का। लेकिन जो जातिगत आरक्षण देना चाहते हैं, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, वो पिछड़ी जाति से आने वाले जीतन राम मांझी को सम्मान तक नहीं दे पा रहे। खैर, पाठशाला में अब दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वाली आखिरी उम्मीद का चरण। चौतरफा घिरे केजरीवाल ने बचने का क्या प्लान बनाया है? दिल्ली में नकली बारिश की असली कहानी बताने वाला चैप्टर लेकर आया। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद केजरीवाल सरकार ने नया प्लान बनाया है बॉस। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मदद मांगी। आईआईटी कानपुर देश भर में क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश, नकली बारिश करवाने के लिए मशहूर है। इस आर्टिफिशियल बारिश को दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यह बारिश हो गई तो दिल्ली वालों को कुछ दिन साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल सकता है। और यह बारिश नहीं हुई अगर 1% भी, तो इस जहरीली हवा से आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस मामले पर यही विकल्प छोड़ा है। आज दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश यानी नकली बारिश को लेकर बुधवार को आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की जो मीटिंग, उसमें यह तय हुआ था कि केंद्र सरकार साथ दे तो दिल्ली में 20 और 21 नवंबर तक आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती। यानी दिल्ली सरकार इसमें भी राजनीति वाला एंगल नहीं छोड़ रही। इस मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है। अगर केंद्र सरकार साथ देती है तो दिल्ली में 20 नवंबर तक पहली आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। अरे बॉस, केंद्र सरकार ने कब आपको प्रदूषण को खत्म करने से रोका है भाई? आपने दिल्ली में ऑड इवन लागू किया, रोका क्या केंद्र ने? आपको तो नहीं रोका। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर आपने रोक लगाई, आपको तो नहीं रोका। आपने डीजल जनरेटर के चलने पर बैन लगाया, नहीं रोका। इसमें भी केंद्र सरकार ने आपका साथ दिया। इस बार आपने पुरानी पेट्रोल डीजल BS3 और BS4 गाड़ियों पर बैन लगाया, इसमें भी आपको केंद्र सरकार ने नहीं रोका। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाने वाले ट्रकों के धुएं से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बनवा दिया ताकि ये ट्रक दिल्ली के बाहर निकल जाएं। और कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक इससे दिल्ली में प्रदूषण 7-8-10% कम हो गया। तब भी एक लाइन जोड़ दी है कि अगर केंद्र सरकार मदद करेगी। अगर क्या मदद करेगी भाई, कीजिए ना। इनका ब्लेम गेम ही खत्म नहीं होता। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले केजरीवाल प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराते थे। फिर दिल्ली में सरकार बन गई तो पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ने लगे थे। फिर पंजाब में जब अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अब प्रदूषण का कोई और विलन ढूंढ लाए। यानी हर बार अलग अलग विलन बनाते हैं, लेकिन ये कभी भी जिम्मेदार नहीं होते।
दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल की टीम के अलावा के पास बहानों के अलावा और क्या है, मुझे बताइए। आज आपको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयान सुनवाता हूं, जिसमें वो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। फिर आपको इस नकली बारिश की असली कहानी बताऊं। तो 25 हर साल यही होता है। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है। तो जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो सब प्रदूषण पंजाब की पराली से हो रहा था। जब अपनी सरकार बन गई तो सब हरियाणा से होने लगा। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जब अरविंद केजरीवाल के सारे बहाने खत्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार सुनने को मिल गई, तो अब क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करने की तैयारी हो रही। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल सकती, लेकिन इसमें भी कई तरह की दिक्कतें हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको क्लाउड सीडिंग की तकनीक यानी नकली बारिश करवाई कैसे जाती है इसके बारे में बता देता हूं। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल बारिश या नकली बारिश सामान्य भाषा में कह लीजिए, एक ऐसी तकनीक है जिसमें एयरक्राफ्ट की मदद से कुछ केमिकल्स को आसमान में छिड़का जाता है। इस प्रोसेस से आसमान में बादलों की स्थिति में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव किया जाता है ताकि बारिश करवाई जा सके। आर्टिफिशियल बारिश में इस्तेमाल होने वाले केमिकल एजेंट्स में सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और साधारण नमक होता है। इन सब को मिलाकर बादलों पर छिड़क दिया जाता है। इस छिड़काव से बादलों में मौजूद भाप के कण भारी हो जाते हैं और पानी की बूंदों के तौर पर जमीन पर गिरने लगते हैं। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतनी आसान तकनीक है नहीं, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के लिए वातावरण में प्राकृतिक बादलों का मौजूद होना तो जरूरी है। भाई बादल होगा तब तो उसमें कुछ छिड़किएगा, जबकि नवंबर के महीने में बादलों की मौजूदगी सबसे कम रहती है। दरअसल सर्दियों के दौरान इस मौसम में वातावरण में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बन सके। इस वजह से बादलों में पर्याप्त पानी भी नहीं होता। यही वजह है कि बादल न होने की वजह से आर्टिफिशियल बारिश करवाने में समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर वातावरण ड्राई होगा तो बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाएंगी। इसलिए कह देना तो आसान है कि अरे हम करा देंगे नकली बारिश, बस मोदी जी दिक्कत ना करें, केंद्र मदद कर दे। लेकिन भैया दिक्कतें कहीं और हैं। क्लाउड सीडिंग, नकली बारिश एक तरह से मौसम में बदलाव करने की कोशिश है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि इस तरह की बारिश प्रदूषण कितना कम करेगी। भारत में इसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। आर्टिफिशियल बारिश को लेकर आईआईटी कानपुर का क्या कहना है, पहले एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं पहले जब ये सब हुआ है तो क्या हुआ। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। यानी ये वैसे ही है कि कोई आदमी बीमार पड़ा है, उसको बहुत बुखार है, उसको दवा कुछ खिला नहीं रहे और सिर्फ सिर पे पट्टी रख के सोच रहे हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा। अरे पट्टी रखिएगा, कुछ देर के लिए बुखार कम हो जाएगा, लेकिन फिर बुखार लौटेगा ही, क्योंकि आपने बीमारी का इलाज किया नहीं। भारत में हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयोग के बाद 2017 में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का एक सफल प्रयोग किया था। इसमें एक छोटे एयरक्राफ्ट की मदद से 5000 फीट की ऊंचाई से केमिकल कंपाउंड्स का छिड़काव किया गया था। देखिए किस तरह से हुआ था। यह आईआईटी कानपुर ने जब किया था तब का आपको दिखा रहे हैं कैसे छिड़काव होता है। इसके कुछ देर के बाद बारिश हो गई थी, लेकिन तब वातावरण में पर्याप्त बादल थे। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले चीन से बात की गई थी, लेकिन चीन ने इसके लिए 10 लाख रुपए
प्रति किलोमीटर का रेट मांग लिया। इतनी महंगी कीमत की वजह से आईआईटी कानपुर ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश सुनने में आपको बहुत नई तकनीक लग रही होगी कि दूसरे देशों में, लेकिन इस पर 1940 के दशक से काम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में क्लाउड सीडिंग को आजमाया जा चुका है। इसमें अमेरिका है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, थाईलैंड, चीन, ऐसे तमाम देश हैं जहां नकली बारिश क्लाउड सीडिंग कराई गई है। लेकिन दूसरे देशों में इस तरह की आर्टिफिशियल बारिश के ये देश बहुत महंगी कीमत खर्च करते हैं। इसलिए भारत ने भी इस तकनीक को खोज लिया है। भारत में इसका खर्च 1 घंटे के लिए 2 से 5 लाख रुपए आ सकता है। हालांकि आजकल जमीन से भी नकली बारिश करवाने की तकनीक आ चुकी है। यह तकनीक एयरक्राफ्ट से नकली बारिश करवाने से सस्ती पड़ती है। ये देखिए, ये किस तरह से नकली बारिश करवाने के लिए जो है व्यवस्था जमीन से ही की जा सकती है। अब केजरीवाल जी कौन सी बारिश कराएंगे भगवान जाने, लेकिन ये बारिश होगी नहीं होगी और कितने दिन आप इस प्रदूषण से बच पाएंगे वो तो भगवान मालिक है। लेकिन जैसे थोड़ी सी बारिश होगी, प्रदूषण कम होगा, क्रेडिट तो मिल ही जाएगा। पाठशाला में अब जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय होने का इतिहास का चैप्टर। 80% हिंदुओं वाला राज्य पाकिस्तान में होता अगर सरदार पटेल ना होते। सरदार पटेल का वो काम जिसने लाखों हिंदुओं को बचा लिया, हिस्ट्री का वो चैप्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने पर वीजा लग रहा होता, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जिस जूनागढ़ में आता है, उस जूनागढ़ में आजादी के वक्त नवाबों का राज था। और जिस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, उसी दिन जूनागढ़ के नवाब ने कह दिया कि वो तो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाएंगे। मतलब सोमनाथ का मंदिर आज पाकिस्तान में हो सकता था अगर सरदार पटेल ना हो। लेकिन इसको लेकर जो स्थिति बनी वो भी आज आपको जाननी चाहिए। और जूनागढ़ कौन सी जगह जहां 80% हिंदू रहते थे, जहां हिंदू आस्था का इतना बड़ा केंद्र सोमनाथ मंदिर था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने सरदार पटेल नाम की दीवार खड़ी। सरदार पटेल ने तय कर लिया कि जूनागढ़ भारत से जाएगा नहीं। और फिर यह हुआ कि आजादी के 3 महीने के अंदर ही जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, आज आपको यह बताऊंगा, क्योंकि आज के दिन 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ के 80% हिंदुओं को सरदार पटेल ने कैसे बचाया था, यह आपको बताऊं उससे पहले जूनागढ़ की लोकेशन समझाता हूं। जूनागढ़ का सड़क के रास्ते पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था। जूनागढ़ 3 दिशाओं में हिंदू राज्यों या हिंदुस्तान की सरहद से घिरा हुआ था और जूनागढ़ की चौथी दिशा में अरब सागर था। जूनागढ़ के समुद्री तट से पाकिस्तान के सबसे नजदीकी पोर्ट की दूरी भी करीब 500 किलोमीटर थी। लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब को यह शौक था कि हम पाकिस्तान से जाकर मिले। यानी जूनागढ़ से पाकिस्तान पहुंचने के लिए समंदर को पार करके जाना पड़ता। ये देख रहे हैं नीचे जो काला हिस्सा दिख रहा है, यही जूनागढ़ है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त जूनागढ़ की करीब 7 लाख की आबादी में 80% से ज्यादा यानी 5 लाख से ज्यादा हिंदू आबादी। और जूनागढ़ की सीमा के अंदर ही हिंदुओं का पवित्र मंदिर सोमनाथ भी था। इसी रियासत में गिरनाथ भी था, जहां एक पहाड़ की चोटी पर जैन धर्म का भव्य मंदिर भी। लेकिन जूनागढ़ में नवाबों का राज था, तो मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान बनते ही उनका दिल धक धक करने लगा कि हम तो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। कह भी दिया उन्होंने कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। 80% हिंदू जनता की कोई परवाह भी नहीं की नवाबों ने। यही बात सरदार पटेल को खटक रही और वो किसी भी हालत में जूनागढ़ को भारत से जाने देना नहीं चाहते थे। जूनागढ़ की जो लोकेशन है उससे यह सोचा जा रहा था कि आजादी के बाद खुद ब खुद जूनागढ़ भारत में विलय करेगा कि भाई 3 तरफ से भारत है, पाकिस्तान 500 किलोमीटर पानी के उस पार है, कौन जाना चाहेगा उधर। लेकिन नवाबों ने कह दिया हम पाकिस्तान के जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा वहां हिंदू बहुल आबादी भी थी, तो लोगों को लगा कि तो भारत में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान जूनागढ़ को लेकर साजिश रचने में जुटा था। किसी तरह से वहां के नवाबों से डील करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में लाया जाए, यह प्रयास कर रहा था। जूनागढ़ का दीवान शहनवाज भुट्टो पाकिस्तान से मिला हुआ। शहनवाज उस वक्त सिंध से मुस्लिम लीग का नेता था और मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी था। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं
कि शहनवाज ने जुलाई 1947 में जिन्ना से मुलाकात की। जिन्ना ने बंटवारे की तारीख तय करके शहनवाज से जूनागढ़ में शांति बनाए रखने के लिए कहा। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान को उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 8 करोड़ रुपए भी मिले और पाकिस्तान की साजिश के तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी के ठीक बाद शहनवाज ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। जब जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान किया गया तो जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान से डील करके यूरोप में आराम कर रहे थे भाई साहब, क्योंकि इनको तो 8 करोड़ रुपया मिलना था। जूनागढ़ के दीवान यहां पाकिस्तान के इशारे पर खेल कर रहे थे। जैसे ही जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के ऐलान की जानकारी सरदार पटेल को मिली, सरदार पटेल एक्शन में आ गए। उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले में पाकिस्तान का रुख जानने के लिए कहा। शुरुआत में सरदार पटेल को लगा कि पाकिस्तान जूनागढ़ के विलय के लिए तैयार ही नहीं होगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। आजादी के करीब 1 महीने बाद 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ के अपने विलय को मंजूरी दी। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा। बॉस जरा देखो तुम क्या कर रहे हो, जूनागढ़ को लेकर क्या करोगे। पाकिस्तान को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की पेशकश भी की गई, पूछ लो, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि उसको पता था यहां 80% हिंदू आबादी है, जनमत संग्रह कराएंगे तो हिंदू तो इधर ही भारत में रहना चाहेंगे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इसके बाद सरदार पटेल ने 19 सितंबर 1947 को सचिव वीपी मेनन को नवाब से बातचीत के लिए जूनागढ़ भेजा, लेकिन जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने मेनन को नवाब से मिलने तक नहीं दिया। जब नवाब नहीं माने तो सरदार पटेल ने सेना भेज दी। 24 सितंबर 1947 को सरदार पटेल के निर्देश पर जूनागढ़ की सीमा पर सेना तैनात की गई। इस बीच बॉम्बे समेत कई शहरों में जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के ऐलान का विरोध तेज होता जा रहा था। इस बीच पटेल के कहने पर 25 सितंबर 1947 को बॉम्बे में एकजुट हुए जूनागढ़ के लोगों ने महात्मा गांधी के रिश्तेदार सामलदास गांधी की अगुवाई में जूनागढ़ में वैकल्पिक सरकार का गठन कर दिया। इस सरकार ने 30 सितंबर से 8 नवंबर 1947 तक यानी सिर्फ 40 दिन में जूनागढ़ के 140 गांवों पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने जूनागढ़ के साथ अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। इससे वहां खाने के लाले पड़ने लगे, जिसकी वजह से जूनागढ़ में विद्रोह और भड़क गया। आम जनता सड़कों पर आ गई। जो लोग नवाब के साथ थे वो भी भारत का साथ देने लग गए। अब आप खुद देखिए कि पटेल की प्लानिंग कितनी शानदार थी। बिना कोई हल्ला हुए, बिना कोई हो हल्ला हुए, मारा पीटी हुए जूनागढ़ को सेना की मदद से घेर लिया। जूनागढ़ के अंदर नवाब के खिलाफ विद्रोह पैदा करवा दिया, नवाब के खिलाफ वैकल्पिक सरकार बनवा दी और सामान की सप्लाई ठप कर दी। यानी पाकिस्तान और जूनागढ़ के नवाब पटेल की प्लानिंग में चारों तरफ से घिरे। रियासत पर मंडराए संकट और विद्रोह से नवाब मोहब्बत खान बहुत डर गया और रातों रात कराची भाग गया। अब नवाब तो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने इसके बाद भी पाकिस्तान में मिलने की आखिरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तो तभी पाकिस्तान नहीं था। उसने जूनागढ़ में बात हाथ से निकलते देख शहनवाज की मदद करने से कन्नी काटी। इसके बाद 9 नवंबर 1947 को ब्रिगेडियर गुरदयाल की अगुवाई में भारतीय सेना जूनागढ़ में दाखिल हुई और रियासत की सेना ने समर्पण कर दिया। इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इसके 4 दिन बाद यानी 13 नवंबर को सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे और उन्होंने कहा कि हैदराबाद अगर दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ रहा तो जूनागढ़ के रास्ते पर जाएगा। मतलब उन्होंने हैदराबाद वाले भी तो नहीं मिलना चाह रहे थे ना, तो उनको भी एक तरह से धमका दिया कि नहीं, अगर नहीं आओगे तो यही हाल होगा। 2 जनवरी 1948 को कोलकाता में एक रैली के दौरान सरदार पटेल ने जूनागढ़ के भारत में विलय को लेकर पाकिस्तान को निशाने पर लिया। सरदार पटेल ने कहा कि जूनागढ़ के विलय के लिए भारत को एक मक्खी भी नहीं मारनी पड़ी। ये थे सरदार पटेल, बिना एक मक्खी मारे जूनागढ़ अपने पास। एक बार सुनिए सरदार पटेल का वो बयान। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, फिर जूनागढ़ की बात क्या करते।
सरदार पटेल के बयान से साफ है कि जूनागढ़ को लेकर वो आगे किस तरह की बातचीत नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया। इस जनमत संग्रह का रिजल्ट क्या था वो भी आपको बताता हूं। एक जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह का रिजल्ट ये आया कि कुल वोट पड़े, कुल वोट जूनागढ़ के जनमत संग्रह में 1,90,870। भारत के पक्ष में वोट कितना पड़ा? भारत के पक्ष में वोट 1,90,779 और पाकिस्तान के समर्थन में वोट पड़ा 91। मात्र 91 लोगों ने कहा कि नहीं हमको जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ चाहिए। हमने आपको बताया था कि पटेल की नाकेबंदी से घबराकर कैसे जूनागढ़ के नवाब को रातों रात पाकिस्तान भागना। जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान भागने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे जैसे जूनागढ़ के अंदर विद्रोह तेज होना शुरू, जूनागढ़ के नवाब लगातार पाकिस्तान से मदद मांगते रहे, लेकिन पाकिस्तान से कोई मदद मिल नहीं रही थी। उन्होंने सैन्य और कूटनीतिक मदद दोनों मांगी, दोनों में पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया। आखिर में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से प्राइवेट जेट मंगाया ताकि वो जान बचाकर जल्द से जल्द जूनागढ़ छोड़ सके। रात के वक्त कराची से प्राइवेट जेट जूनागढ़ पहुंचा। इस वक्त तक नवाब की पत्नी को भी जूनागढ़ से भागने के प्लान के बारे में पता नहीं था। नवाब ने जल्दबाजी में अपने कीमती आभूषण और दूसरे सामान की पैकिंग की। नवाब ने पत्नी से जल्द बच्चे को लेकर आने के लिए कहा, लेकिन जब तक पत्नी बच्चे को लेकर पहुंचती, जूनागढ़ के नवाब अपने पालतू कुत्ते और थोड़ी दौलत लेकर पाकिस्तान भाग चुके थे। वो भाई पत्नी बच्चे को छोड़ के चला गया, ऐसा नवाब था वो। नवाब के पास अलग अलग नस्ल के करीब 2000 कुत्ते थे, उन्हें भी नवाब जूनागढ़ में ही छोड़ के चले गए। बीवी बच्चा कुत्ता सब छोड़ के भाग गया, ऐसा था नवाब। सरदार पटेल ने पहले जूनागढ़ के नवाबों को टाइट किया और आजादी के 3 महीने के अंदर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। फिर हैदराबाद के नवाबों की हवा टाइट, वो भी बहुत उछल रहे। साल भर के अंदर हैदराबाद को भी सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया। ये थे लौह पुरुष सरदार पटेल। लेकिन लौह पुरुष के बाद अब बात करते हैं लकड़ी के घरों की। पाठशाला में दुनिया का पहला लकड़ी का शहर आपको दिखाता हूं, जिसे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ना ईंट ना सीमेंट, शहर जहां सब कुछ लकड़ी का होगा। कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी इमारतें तो आपने खूब देखी होंगी। दुनिया में ऊंची इमारतें बनाने की एक अनूठी होड़ मची। यह होड़ कंक्रीट की इमारतें बनाने की नहीं, बल्कि लकड़ी की बहुमंजिला इमारतें बनाने की। सदियों पहले हर देश में लकड़ी से इमारतें बनाई जाती थी और अब दुनिया के कई देश एक बार फिर से लकड़ी के घरों की तरफ लौट रहे हैं। लकड़ी के घर और बहुमंजिला इमारत तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपने लकड़ी के शहर के बारे में कभी सुना है? आज पाठशाला में आपको दुनिया का पहला लकड़ी का शहर दिखाऊंगा। स्वीडन ने लकड़ी का पूरा शहर बसाने का ऐलान किया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास सिल्का इलाके में वुड सिटी तैयार की जाएगी। इस शहर में सभी इमारतें लकड़ी से तैयार की जाएंगी। लकड़ी के इस शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला इमारतें होंगी। साथ ही डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट जो खुलेगा सब लकड़ी का होगा। अगर आप दिल्ली नोएडा में जाते हैं ना, अलग अलग सेक्टर में इनको बांटा हुआ है, या नोएडा को अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है। स्वीडन में तैयार होने वाली वुड सिटी को भी 25 अलग अलग ब्लॉक्स में डेवलप किया जाएगा। स्टॉकहोम के पास बन रही दुनिया के सबसे बड़ी वुडन सिटी की खूबियां भी आपको बताता हूं। स्टॉकहोम वुड सिटी करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर तैयार किया जाएगा। इस वुड सिटी में 2000 घर बनेंगे, 7000 ऑफिसेज तैयार की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 11,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्वीडन में वुड सिटी बनाने का काम साल 2025 में शुरू होगा और इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वुड सिटी का पहला चरण, फर्स्ट फेज, 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक लकड़ी के घरों की मांग क्यों बढ़ गई? इसकी वजह भी आपको बताऊं। पहले यह देखिए कि किस तरह दुनिया भर में लकड़ी के घरों की डिमांड में तेजी आई। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी में बनने वाला हर 5वां नया घर लकड़ी का बन रहा है। अब तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी एक इलाके को लकड़ी के शहर के तौर पर बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई। घर, स्कूल, दफ्तर, सबकी इमारतें लकड़ी से बनाई जाएंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या लकड़ी के घर मजबूती में कंक्रीट के घरों का मुकाबला कर सकते हैं? लकड़ी के घरों को मजबूती देने के लिए
इंजीनियर्ड लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो आम लकड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इंजीनियर्ड लकड़ी की परतों को खास तकनीक का इस्तेमाल करके एक साथ लैमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से यह आसानी से आग भी नहीं पकड़ती। इसलिए अब धड़ाधड़ लकड़ी के घर बन रहे हैं और लकड़ी के शहर बसाने की प्लानिंग चल रही है। यही नहीं, दुनिया के देशों में लकड़ी की सबसे ऊंची इमारत बनाने की भी होड़ लग गई। फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत का रिकॉर्ड नॉर्वे के पास है। नॉर्वे में मजोसा लेक के तट पर 85 मीटर ऊंची लकड़ी की इमारत बनाई गई है। देखिए, इस इमारत में एक होटल और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। नॉर्वे के बाद अब स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत बनाने का काम, उसको लेकर प्लानिंग चल रही है। लकड़ी की इमारत करीब 100 मीटर होगी, जिसके साल 2026 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस इमारत में भी होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, स्काई बार होगा, सब कुछ होगा। दुनिया भर में लकड़ी के घरों की डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों का मानना है कि लकड़ी के घर में रहने पर उन्हें प्रकृति के साथ रहने का एहसास होता है। प्रकृति के साथ रहने का एहसास पूरा करने के लिए लोग और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी भी एक झलक देखिए। यह तस्वीर डेनमार्क की है। राजधानी कोपेनहेगन के पास गार्डन सिटी बसी हुई। लोग नेचर को करीब से देखने के लिए पार्क या गार्डन की सैर करते हैं। यहां भाई लोगों ने गार्डन सिटी ही बसा दी। गार्डन सिटी में पेड़ों से बने घरों के बीच में घर बनाए गए। अब तस्वीर को देखिए, यहां प्रकृति के साथ रहने का एहसास पूरा करने के लिए जंगल में ही अनूठा घर बना दिया गया। यह घर जमीन से 60 फीट ऊपर बना हुआ है और करीब 100 फीट लंबा है। घर में बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगा दिए गए। यानी लोग अलग अलग तरीके से अब प्रकृति के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। दक्षिण भारत की रियासतों में सबसे उत्तर की रियासत हुआ करती थी अहमदनगर। 16 फरवरी 1596 की बात है। मुगल बादशाह अकबर की सेना अहमदनगर पर हमला करने पहुंच चुकी थी। अहमदनगर जैसी छोटी रियासत के लिए अकबर की विशाल सेना को रोकना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में कोई राजा नहीं था। राजा हुसैन निजाम शाह की मौत के बाद उनके काफी कम उम्र के पोते को राजा घोषित किया गया था। अकबर की सेना के पहुंचने की खबर मिलते ही अहमदनगर रियासत के ज्यादातर सरदार मैदान छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे में अहमदनगर रियासत ने हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी से मदद मांगी, जो उस वक्त बीजापुर रियासत की संरक्षक थी। चांद बीबी तलवारबाजी में माहिर थी। चांद बीबी के पिता भी उसके युद्ध कौशल और रणनीतियों के मुरीद थे। चांद बीबी ने अपने पिता की रियासत को बचाने के लिए तलवार उठाई और अहमदनगर रियासत और अकबर की सेना के बीच में खड़ी हो गई। फिर चांद बीबी की तलवार ने ऐसा शोर मचाया कि अकबर के सेनापति, सैनिक सब मैदान छोड़कर भाग गए।